पायल अपने ससुराल में अपने पति मुकेश और सास के साथ रहा करती थी। उसकी पड़ोस में एक संजना नाम की लड़की रहती थी, जिसे वो अपनी ननद की तरह मानती थी और अपने से ज्यादा समय वो उसी के साथ बिताया करती थी। एक दिन गायत्री बाहर से घर लौट कर आती है तो वो हॉल में बैठकर अपनी बहू को आवाज देती है। बहू, ओ बहू, कहाँ है तू? जल्दी से मेरे पास आ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। ये मेरी बहू मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही है? कभी एक बार में ही बोलती है। पता नहीं अपने कमरे में बैठी बैठी क्या करती रहती है। एक बार जाकर मैं इसके कमरे में देखती हूँ आखिर कर क्या रही है। ये बहू कहाँ चली गई? पूरे घर में ढूंढ लिया, ऐसे तो बिना बताए कहीं जाती ही नहीं है, तो फिर आज कैसे चली गई? आने दो इसे, जब बताती हूँ मैं। गायत्री अपने आप से बातें कर ही रही होती है, तभी उसकी बहू पायल उसके पड़ोस के घर से निकलकर अपने घर आती है और अपनी सास को हॉल में चुपचाप गुस्से में खड़ा देखती है। क्या हुआ माँ जी, आप इतना गुस्से में लाल क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? पहले तो मुझे ये बता कि तू गई कहाँ थी? मैं कब से तुझे पूरे घर में ढूंढ रही हूँ, लेकिन तेरा कोई अता पता ही नहीं है। माँ जी, वो मैं संजना के घर गई थी, उसने मुझे फोन करके बुलाया था। वो कोई नई डिश बना रही थी ना, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रही थी कि कैसे बनाए, तो मैं उसकी हेल्प करने के लिए गई थी उसके घर। तेरी इस मुंह बोली ननद ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। जब देखो सारा काम छोड़ के उसके घर जाकर बैठ जाती है। तुम दोनों का ननद भाभी का रिश्ता इतना गहरा होता जा रहा है, इसे थोड़ा कम करो, समझी? माँ जी, एक ही ननद तो है मेरी, अगर मैं उससे मिल भी लेती हूँ, थोड़ी बातचीत कर भी लेती हूँ, तो क्या बुराई है जो आप मुझे इतना सुना रही हो? अपने घर में आग लगाकर लोग दूसरों का घर बसाने नहीं जाते हैं, लेकिन तुझे तो पता नहीं क्या हो गया है। तेरे सर पे तो अपनी मुंह बोली ननद का भूत चढ़ गया है। अरे माँ जी, मैंने कौन सी आग लगा दी घर में? घर में अगर आग लगी होती ना, तो आप जिंदा थोड़ी ना होती, आप तब तक भगवान को प्यारी हो जाती। तेरे अंदर जितना भी दिमाग है ना, वो तेरी बातों से पता चल रहा है। अपना घर खुला छोड़ के तू पड़ोस में चली गई। अगर उतनी ही देर में हमारे घर में कोई चोर घुस जाता, हमारे घर में चोरी कर लेता, तो तू क्या कर लेती? इस बारे में एक बार भी सोचा नहीं तूने? नहीं माँ जी, मैंने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मैं इन सभी बातों का ध्यान रखूंगी और कभी घर को खुला छोड़कर नहीं जाऊंगी। जब भी जाऊंगी ना, तो घर में ताला मार कर जाऊंगी। ये की ना तूने समझदारी वाली बात। अगर यही चीज तू पहले मान लेती तो मुझे इतना भाषण नहीं देना पड़ता ना। अब जा अपना काम कर, मैं जाऊँ थोड़ा आराम कर लूँ कमरे में। गायत्री अपने कमरे में चली जाती है और पायल अपने घर के कामों में लग जाती है। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन पायल और संजना मिलकर मिठाई बना रही होती हैं। तभी मुकेश वहां आ जाता है। एक काम क्यों नहीं करते तुम दोनों? खुद का होटल खोल लो, बहुत कमाई होगी। भैया आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन माँ भाभी को मेरे साथ काम करने नहीं देंगी। वो थोड़ा सा ही मुझे रसोई में हेल्प करने आ जाती हैं, तो भी उनका मुंह बन जाता है। होटल पर काम करने का सुन लिया तो भाभी का घर से बाहर निकलना भी बंद करवा देंगी। माँ को कहने दो, माँ का काम है कहना, वो कहती रहती है। और वैसे भी उनकी उम्र हो चुकी है, सठिया गई है, बोलने दो कुछ भी। और वैसे भी पायल जब से तुम्हारे साथ रहने लगी है ना, तब से बहुत अच्छा खाना बनाती है और रोज रोज कुछ अच्छा अच्छा खाने को मिलता है। वरना दाल चावल खा खा के मुझे तो ऐसा लगने लगा था कहीं मैं दाल चावल की शक्ल का ना बन जाऊं। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हो कि आपकी ननद की रसोई में आने से पहले मुझे कुछ आता ही नहीं था? मैं बिल्कुल खराब खाना बनाती थी। अब मैंने ऐसा कब कहा? मेरे कहने का मतलब था कि संजना के साथ रहते रहते तुमने बहुत कुछ सीख लिया है। और पहले तो तुम सिंपल खाना बनाती थी ना, और अब देखो अब कितना अच्छा अच्छा बनाती हो। हाँ, तो अच्छा खाना बनाने के लिए पार्टनर की जरूरत भी होती है। जब रसोई में दो काम करते हैं ना, तो काम भी जल्दी हो जाता है और अलग अलग डिश भी बन जाती है, क्योंकि 2 हाथ और 4 हाथ में फर्क होता है। आजकल की लड़कियों से कोई जीत पाया है जो मैं जीत पाऊंगा? अब तुम दोनों बातें करना बंद करो और जो बनाए ना जल्दी से खिलाओ। जी भैया, आप आराम से बैठे, मैं अभी लेकर आती हूँ। संजना ने अपनी रसोई में काजू कतली बनाई होती है, जिसे लेकर वो मुकेश के पास जाती है। मुकेश उसे खाकर बहुत खुश होता है। आहा, क्या खिला दिया यार। ये काजू कतली सच में बहुत अच्छी बनी है। सच में भैया, अच्छी बनी है मेरी मिठाई। हाँ संजना, तुम्हारी मिठाई बहुत अच्छी बनी है। मुझे तो खाकर ना मजा आ गया। अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कभी भी मेरा ये खाने का मन होगा तो दुकान से तो खरीदूंगा नहीं, सीधा तुम्हारे घर आऊंगा और तुमसे बनवाऊंगा और खाऊंगा बैठकर। सही बात है, आपका जब भी मन करे आप आ जाया करना, मैं बना दूंगी। संजना मुकेश पर पायल को मिठाई खिलाने के साथ साथ गायत्री के लिए पैक करके देती है, लेकिन उन्हें उसे बताने के लिए मना करती है कि ये मिठाई वो कहाँ से लेकर आए हैं, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अगर गायत्री को पता चल जाएगा कि ये मिठाई उसके घर से आई है
तो शायद वो ना खाए। मुकेश और पायल उसकी बात मान जाते हैं और उसकी दी हुई मिठाई को लेकर गायत्री के पास जाते हैं और उसे खाने को देते हैं। गायत्री को भी उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। बेटा, इस मिठाई का स्वाद तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल ताजी मिठाई लग रही है, जैसे अभी बनकर आई हो। आपको सच में ये मिठाई पसंद आई माँ? हाँ बेटा, मुझे ये मिठाई बहुत अच्छी लगी। मैं तो कहती हूँ कि अब हमारे घर में जब भी कोई फंक्शन पड़े तो तू यही मिठाई लेकर आई हो गेस्ट के लिए, और इसी दुकान से। माँ, इस मिठाई को खाने के लिए ना दुकान जाने की जरूरत नहीं है, ये तो घर बैठे मिल जाएगी। कैसे बेटा? अच्छा, ऑनलाइन ऑर्डर करके? माँ, ये तो संजना ने बनाई है, वो बहुत अच्छा बनाती है मिठाई, और उसने बना के आपके लिए भिजवाई है। तेरी बीबी कम थी क्या, जो अब तू भी उसके घर जाने लग गया? तुम लोग उससे ज्यादा मतलब रखने की जरूरत मत करना, और ना ही उसके घर जाया करो। अपने काम से काम रखो बस। वो लड़की आपके बारे में कितना सोचती है, और एक आप हो कि हमेशा उसके पीछे ही पड़ी रहती हो। माँ जी, आखिर आपको उससे परेशानी क्या है? वो मुझे कोई गलत काम तो नहीं सिखाती ना? उस लड़की को लेकर तुम दोनों मुझसे बहस मत करो, नहीं तो बिल्कुल उससे मिलना जुलना छुड़वा दूंगी तुम दोनों का। आए बड़े उसकी तारीफ करने वाले। गायत्री इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। पायल और मुकेश को ये चीज समझ में नहीं आती थी कि गायत्री उसकी मुंह बोली ननद को इतना नापसंद क्यों करती है। दिन बीतते हैं, तभी एक दिन संजना अपने घर से भागती हुई पायल के घर आती है। भाभी कहाँ हैं आप? जल्दी आइए। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे घर आ गई? अभी निकल जा मेरे घर से। आंटी जी, एक बार मुझे भाभी से मिल लेने दीजिए, मुझको बहुत जरूरी बात बतानी है। नहीं, तू मेरे घर से निकल। वो तेरे घर आएगी जब तू उसे बता दियो। माँ आप भी ये क्या कह कर रही है? इसको बोलिए अभी मेरे घर से जाए। वो कहीं नहीं जाएगी माँ, बल्कि आपको बताना होगा। ये सब क्यों कर रही हो आप? मुझे किसी को कुछ नहीं बताना है। संजना, माँ जी कुछ बोलने वाली नहीं है, इसलिए आज तुम्हें ही बताना होगा, वरना आज के बाद हमारा रिश्ता ही खत्म। भाभी ऐसा मत बोलो, मैं आपको सच बताती हूँ। कई साल पहले जब मेरी माँ जिंदा थी, तब मेरी माँ और आंटी जी के बीच बहुत लड़ाई हुई थी और माँ ने आंटी जी को अपने घर से बाहर निकाल दिया था। उसके बाद आंटी जी का हमारे घर में और हमारा उनके घर जाना बंद हो गया। माँ चली गई, लेकिन आंटी जी की नफरत कम नहीं हुई। मैं आज भी यहाँ नहीं आती, लेकिन मैं बस ये बताने आई थी कि हमने जो अपने रसोई का ऑनलाइन काम शुरू किया था वो चल गया है। हमारे पास कई ऑर्डर आए हैं और पहले ऑर्डर की पेमेंट भी आ गई। देखा माँ, जिस लड़की को आप इतना सुना रही हो, वो आपके और आपके घर वालों के बारे में कितना सोचती है। पुरानी बातों को वो भूल चुकी है, आप भी भूल जाइए माँ। गायत्री अपने बेटे की बात मान लेती है और संजना को माफ कर देती है, और उस दिन के बाद से पायल अपनी मुंह बोली ननद की रसोई में भरपूर साथ देने लगती है, और संजना का भी उनके घर आना जाना शुरू हो जाता है। कुंती अपनी बहू तान्या और बेटे सूरज के साथ दिल्ली शहर में रहा करती थी। कुंती एक मजदूर औरत थी और उसकी बहू काम करने एक फैक्ट्री में जाया करती। ऐसे ही एक दिन उनकी पड़ोसन कमला उनके घर आती है और उनसे कहती है, कुंती जी, क्या आप वृंदावन चलना चाहोगी? मैं जा रही हूँ, अगर आपकी भी इच्छा जाने की हो तो बताना, मैं ले चलूंगी। जाने का मन तो बहुत है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अगर गोविंद का बुलावा आया तो हम जरूर जाएंगे। बुलावा आता नहीं है, खुद से मन बनाकर जाना पड़ता है। अगर भक्त चाहे तो बिन बुलावे के भी गोविंद के दर्शन कर ले। मन तो होना चाहिए, लेकिन हाथ में कुछ पैसे भी तो होना जरूरी है, जिसके सहारे हम वृंदावन जा सके। बिना पैसे के हम यहाँ से वहाँ कैसे जा सकते हैं? अब आप ही बताओ, हम कैसे वृंदावन जाएं? देखो कुंती बहन, अगर मन में श्रद्धा है तो आप कैसे भी अपने गोविंद के पास पहुँच जाएंगी। दिल में श्रद्धा रखिए, सब होगा अच्छे से। बस उनकी ही आज्ञा का इंतजार कर रही हूँ। जब उनका बुलावा आएगा हम खुद ही दौड़े चले आएंगे उनके दर्शन के लिए। कुंती को बहुत पहले से ही वृंदावन जाने का मन होता है, लेकिन पैसों की कमी के कारण वो जा नहीं पाती। कुंती और कमला को बातें करते हुए कुंती की बहू तान्या उनको सुन लेती है, और शाम को जब सूरज काम से घर लौट रहा होता है, तभी तान्या अपने पति से कहती है, सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, बहुत जरूरी। पहले ही बता दूं, आपकी बहुत गलत आदत है, जब भी मैं बात करती हूँ आप उठकर चले जाते हो। ठीक है बाबा, कहो, मैं कहीं उठकर नहीं जाऊंगा। कहो क्या कहना है तुम्हें? मैं चाहती हूँ माँ जी को हम दोनों मिलकर वृंदावन ले जाएं। उनका बहुत मन है वृंदावन जाने का। पता है, आज कमला चाची आई थी और वृंदावन जाने का पूछ रही थी माँ जी से।
अच्छा, फिर माँ ने उनसे क्या कहा? माँ जी ने कहा जब गोविंद का बुलावा आएगा तब चली जाऊंगी। हाँ, ठीक तो कहा माँ ने। जब तक बुलावा नहीं आता तब तक कैसे जाएं? वैसे भी जब तक वहाँ से बुलावा नहीं आता तब तक वहाँ कोई जाता ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आज भी तो जा सकती थी ना माँ जी, लेकिन नहीं गई। बोलने लगी बुलावा नहीं आया है। फिर कमला चाची बोली कि मन हो तो हम कहीं भी पहुँच सकते हैं। मन की बात नहीं होती यार। वैसे भी हमारे खर्च वगैरह करने के बाद आखिरकार पैसे बचते ही कहाँ हैं। इसलिए हम कहीं बाहर घूमने भी नहीं जा सकते। देखते हैं, जब बुलावा आएगा तब मैं माँ को वृंदावन जरूर भेजूंगा। मैं लेकर जाऊंगी माँ जी को, कैसे भी हो उनको वृंदावन लेकर ही जाऊंगी और गोविंद के दर्शन करवाऊंगी। तानिया को अपनी सास की उदासी इतनी खल गई कि वो अब बस अपनी सास को वृंदावन भेजने की तरकीब सोचने लगती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कमला वृंदावन से लौटकर कुंती के घर प्रसाद लेकर आती है। क्या हुआ कुंती बहन, काम पर नहीं गई क्या आज? और क्या हो रहा है जिंदगी में, सब ठीक तो है ना? और हाँ, ये लो प्रसाद। वहाँ जाने का सौभाग्य तो नहीं है शायद, इसीलिए वहाँ के प्रसाद से ही अपना मन शांत करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, मन छोटा नहीं करना चाहिए। जब तुम्हारा बुलावा आएगा तब तुम चली जाना, तब तक इंतजार कर लो भगवान का नाम लेकर। दोनों बात कर ही रही होती हैं कि तभी वहाँ तान्या चाय लेकर आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, इसमें सौभाग्य की क्या बात है? मैं आपको वृंदावन भेज कर ही रहूंगी या फिर मैं खुद आपको वृंदावन ले जाऊंगी। ये मेरा आपसे वादा रहा। बहू, तू इतना पैसा कहाँ से लेकर आएगी वृंदावन जाने के लिए? पैसों की जरूरत होती है। खाली हाथ हम कब तक और कहाँ तक पहुँच पाएंगे? माँ जी, आप ये सब मत सोचिए, मैं क्या करूँगी कैसे करूँगी, बस आप इंतजार करो कब कैसे किस वक्त बुलावा आएगा और हम अपना वृंदावन का सफर तय करेंगे। वाह कुंती जी, आपकी बहू बहुत अच्छी है। ऐसी बहू नसीब वालों को मिलती है। भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। बहू तो अपने सास को ज्यादा ना सही, लेकिन वृंदावन घुमा ही दे। जी चाची जी, मेरा तो अब सपना हो गया है कि माँ जी को वृंदावन लेकर जाऊं। हम गरीब लोग सिर्फ सपना देख सकते हैं और मन के विश्वास को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। हाँ बहू, तुमने सही कहा ये बात। और कैसे ले जाओगे अपनी सास को वृंदावन? जैसे श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को लेकर गए थे ना, बिल्कुल वैसे ही मैं भी अपनी माँ जी को अपने सर पर बिठा कर लेकर जाऊंगी वृंदावन। नहीं बहू नहीं, ये कैसे हो सकता है? तू पागल हो गई है क्या, जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है? माँ जी, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते हैं ना आखिरी महीने तक, इसीलिए मैंने सोचा है दर्शन करवाने के लिए मैं आपको अपने सर पर बिठा कर लेकर जाऊंगी वृंदावन तक। ये लड़की पागल हो गई है कमला। इस पागल को ऐसा करना सही नहीं है। इतने लंबे रास्ते कैसे तय करेगी, वो भी मुझे सर पर बिठाकर? सूरज कहाँ है? मैं अभी उसे ये सारी बातें बताती हूँ, तभी तुझे समझ आएगा। उसको मैंने बाहर किसी काम से भेज दिया है, मुझे मालूम था आप ऐसा ही कुछ करेंगी। माँ जी, हम गरीब है, ट्रेन की या बस की टिकट नहीं ले सकते हैं, तो क्या पैदल यात्रा भी नहीं कर सकते हैं? पैदल यात्रा में कोई पैसे नहीं लगेंगे। तानिया की बात सुनकर कुंती और कमला दोनों उसको देखते रहते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और कुंती भी अपनी बहू के साथ वृंदावन जाने के लिए तैयार हो जाती है और तान्या अपनी सास को सर पर बिठाते हुए अपनी पड़ोसन कमला से कहती है, चाची जी, माँ जी को लेकर जा रही हूँ, आप हमारे घर का ख्याल रखिए। वो क्या है ना, इस घर के अलावा दूसरा घर नहीं है हमारे पास। जा बहू, तू निश्चिंत होकर, यहाँ तुझे कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे पीछे इस घर का पूरा ख्याल रखूंगी। बस जैसे जा रही है वैसे ही सही सलामत वापस भी आ जाना। आपका ही आशीर्वाद चाहिए चाची जी। अगर सूरज जी आ जाए तो उनको बता देना, वरना खामखाई हमारी चिंता करेंगे। हाँ, अब ले जा तू अपनी सास को वृंदावन, दर्शन करवा ले आ। कुंती जी कितनी भाग्यशाली है, एक श्रवण कुमार थे उस युग में और इस युग में उनका दूसरा रूप देखने को मिला। कमला चाची, चलती हूँ। चले माँ जी, डरना मत, मैं आपको गिरने नहीं दूंगी। मुझ पर भरोसा रखिए, आपकी बहू में बहुत जान है। हाँ मेरी पहलवान बहू, मुझे पता है तेरे अंदर बहुत जान है। भले ही तू दिखने में तगड़ी ना हो, लेकिन किसी से कम भी नहीं है। माँ जी, आप ऐसे ही बातें करते हुए चलेंगी तो सफर चुटकी बजाते ही कट जाएगा। बस आपका साथ चाहिए मुझे। अब तानिया अपनी सास को लेकर वृंदावन के लिए निकल पड़ती है। ऐसे ही एक दिन बीत जाता है और तानिया अपनी सास को लेकर वृंदावन सुबह सुबह ही पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर देखती है कि सारे मंदिर खुले हुए थे। तभी तान्या
अपनी सास कुंती से कहती है। माँ जी, वृंदावन आ गए हम। देखिए, दर्शन के समय पर पहुँचे हैं हम एकदम। हाँ बहू, बस तेरी ही वजह से आज मैं यहाँ तक आई हूँ। मेरा जीवन धन्य हो गया है तुझ जैसी बहू पाकर। अब मुझे नीचे उतार दे। तानिया कई लोगों की मदद से अपनी सास कुंती को नीचे उतारती है और दोनों बांके बिहारी जी के मंदिर जाती हैं। वहीं से 500 मीटर की दूरी में ही निधि वन, वो वहाँ भी जाते हैं। फिर वहाँ से रंगनाथ जी के मंदिर भी जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों एक मंदिर में बैठकर खाना पीना खाती हैं। तभी कुंती तानिया से कहती है, बहू, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। अगर मैं बुलावे के भरोसे रहती तो शायद यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। माँ जी, अभी तो बस हम यहाँ आए हैं, हमें और भी जगह घूमने जाना है। रात को हम इस्कॉन मंदिर और प्रेम मंदिर जाएंगे। वहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है माँ जी। लेकिन बहू, रात को हम कहाँ रुकेंगे, ये तो तूने सोचा ही नहीं। तू बहुत थक भी गई है, तुझे आराम की जरूरत है। माँ जी, अब तो घर जाकर ही आराम करूँगी। अब चले इस्कॉन मंदिर के लिए, वहाँ से प्रेम मंदिर चलेंगे फिर हम। तान्या अपनी सास को लेकर शाम तक इस्कॉन मंदिर पहुंच जाती है। फिर वहां से प्रेम मंदिर के लिए निकल पड़ती है। सभी जगह के दर्शन करने के बाद तान्या अब अपने घर की तरफ निकल पड़ती है और अगले दिन अपने घर सही सलामत पहुंच जाती है। माही नाम की एक लड़की होती है जिसको उसकी माँ, पापा और उसका भाई बहुत लाड प्यार से रखते थे और उसके हर खुशी को पूरा करते थे। वो जब भी किसी भी चीज की मांग करती, उसके परिवार वाले उसकी मांग को खुशी खुशी पूरा करते थे और वो अपनी माँ पापा की एक लौती बेटी थी। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन माही को अपने ऑफिस की तरफ से एक ट्रिप पर जाना होता है जो कि बहुत एक्सपेंसिव था। अब उसको इस बात का डर होता है कि पता नहीं उसके मम्मी पापा उसे जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। ऑफिस से घर आने के बाद वो अपने घर में अपने ट्रिप के बारे में अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है अपने ऑफिस के बारे में, लेकिन आप वादा करो कि आप गुस्सा नहीं करोगी और मुझे मना भी नहीं करोगी उस चीज के लिए। अरे क्या बताना है बेटा, बोल ना, तुझे ऐसा भी क्या बताना है? आज तक हमने तुझे किसी चीज के लिए मना किया है क्या? अब बोल भी, क्या बात है? माँ, वो हमारे ऑफिस की तरफ से ना एक ट्रिप प्लान किया जा रहा है जो कि बहुत एक्सपेंसिव है और मुझे वहाँ जाना है। 3 से 4 दिन का ट्रिप है। ऑफिस के सभी लोग जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। माँ देखो, मना मत करना, मेरा बहुत मन है। ठीक है, जा अपने पापा से बात कर ले, वही बताएंगे कि क्या करना है। अगर पापा से ये बात करनी होती तो क्या मैं आपको बोलती? मुझे पता है पापा को बस आप ही मना सकती हो और कोई नहीं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन एक बार तेरे भाई और पापा से बात करती हूँ। इतनी दूर तुझे कभी नहीं भेजा है तो थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन मैं तेरे पापा से बात करती हूँ तो देखती हूँ वो क्या बोलते हैं। माँ ऐसा मत कहो ना, मुझे पता है आप पापा को मना लेंगी और पापा आपकी बात भी मानते हैं। आप उन्हें अच्छे से समझा दोगी ना तो वो मान जाएंगे। लेकिन घर से दूर कभी भेजा नहीं है तुझे, और तू तो यहाँ से पास की दुकान तक भी नहीं गई, तो ट्रिप पर कैसे भेज देंगे? मैं तेरे पापा से बात करूँगी, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और शाम को माही के पिता महेश घर आते हैं और आकर अपने रूम में बैठे होते हैं। तभी कमला चाय लेकर आती है और उनसे कहती है, सुनो जी, माही अपने ऑफिस के ट्रिप से बाहर जाना चाहती है, वो भी 2-4 दिन के लिए। ट्रिप तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, तो क्या उसे भेजूं उस ट्रिप पर? बहुत जिद कर रही है वो जाने की। ठीक है, इतना जिद कर ही रही है तो उसको जाने दो और एक काम करना, कुछ पैसे एक्स्ट्रा दे देना ताकि उसे वहाँ जाने में कोई भी दिक्कत ना हो। थोड़ी देर बाद कमला वहाँ से उठकर माही के कमरे में चली जाती है और उससे कहती है, माही मैंने तेरे पापा से बात कर ली है, वो तैयार हो गए हैं तुझे ट्रिप पर भेजने के लिए, और उन्होंने कहा है कि जब तू इतनी ही जिद कर रही है तो मैं तुझे भेज दूँ। देखा माँ, मैंने कहा था ना कि आपके बोलने से पापा मान ही जाएंगे, और अगर यही बात मैं उनसे बोलती ना तो वो कभी नहीं मानते इस बात को, और क्या पता मना भी कर देते। ऐसे ही समय बीतता है और अब अगले दिन सुबह माही अपने ट्रिप के लिए निकलने को तैयार हो जाती है कि उतने में ही उसका भाई पीयूष वहाँ आकर उससे कहता है, ध्यान से जाइयो और अपना ध्यान रखियो, और कोई दिक्कत हो ना तो हमें फोन करके बता दियो, और इधर उधर मत जाइयो, ऑफिस के ग्रुप के साथ ही रहियो, ठीक है?
हाँ हाँ समझ गई, इतनी भी ना समझ नहीं हूँ मैं जो अपना ख्याल ना रख पाऊँ। भैया आप भी ना जाने दो अब। ऐसे ही समय बीतता है और अब कमला अपने बेटे पीयूष के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देती है। तब तक माही भी अपनी ट्रिप को खत्म करके वापस आ जाती है। ऐसे ही समय बीतता है, कमला अपने बेटे पीयूष की शादी रीमा नाम की लड़की से करवा देती है। अब रीमा के घर आने के बाद रीमा की आज पहली रसोई थी और रीमा के हाथ के खाना खाकर सभी उसकी तारीफ करते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन रीमा की सास अपनी बहू के लिए बहुत महंगी साड़ी लेकर उसे देती है। रीमा साड़ी देख के बहुत खुश होती है। अब सारा घर दिन भर बस रीमा रीमा करते रहते थे। अब पीयूष भी अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखता था। ऐसे ही समय बीतता है और ये सब अब देखकर माही को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसको लगने लगता है कि उसके भाभी के आ जाने के बाद जो प्यार उसके परिवार वाले के अंदर उसको लेकर था, वो सब उनकी भाभी ने छीन लिया है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन माही अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे लगता है ना अब मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। सब बस दिन भर भाभी को ही पूछते रहते हैं, मैं कब आ रही हूँ, कब खा रही हूँ। किसी को कोई मतलब ही नहीं रहता, बस दिन भर रीमा ये रीमा वो, इसके अलावा तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है। अरे माही तू ये कैसी बातें कर रही है? वो तेरी भाभी हैं और वो तेरा कितना अच्छे से ख्याल रखती हैं, और वो भी सिर्फ तेरा ही नहीं बल्कि पूरे घर का कितने अच्छे से ख्याल रखती हैं। उनके आने के बाद मुझे घर का एक भी काम नहीं करना पड़ता। तुझे भी इतना प्यार करती हैं, तेरा लंच बॉक्स तैयार करते हैं ऑफिस का, कपड़े प्रेस करती हैं। अगर हमने उससे थोड़ा सा प्यार कर लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसने तेरा प्यार छीन लिया। रहने दो माँ, आपकी आंखों पर ना रीमा के नाम की पट्टी लगी हुई है, जिस वजह से आपको सिर्फ वही अच्छी लगती है और मैं नहीं। ऐसे ही समय बीतता है और अब कमला अपनी बेटी की शादी विवेक नाम के लड़के से करवा देती है और विवेक शादी करके माही को अपने घर लेकर आ जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और माही शादी के बाद अपना पूरा घर संभाल लेती है, लेकिन उसकी सास सरला उसके किसी भी काम को ना तो अच्छा बोलती है और ना ही अपने बहू को पसंद करती थी और पूरा दिन उससे काम ही करवाती रहती। माही चुपचाप अपनी सास की हर बात ऐसे ही मान जाया करती। एक दिन माही कपड़े धो रही होती है कि इतने में उसकी सास सरला वहाँ आकर उसे और कपड़े देते हुए कहती है, ये ले ये सब भी धोकर रख दे और इसके बाद खाना बना लियो। पता नहीं कितनी देर बाद खाना मिलेगा, भूख लग रही है। ये सब देखती हुई माही की ननद राधा वहाँ आती है और अपनी भाभी को काम करता देख उनसे कहती है, भाभी इतने सारे कपड़े आप कैसे धो पाओगी? हटो मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अरे तू क्यों धोएगी कपड़े? तू चल यहाँ से, तू आराम कर, तेरे से नहीं होगा ये सब, बहू कर लेगी। मम्मी जब मैं नहीं कर पा रही हूँ तो अब भाभी अकेले कैसे धो पाएगी? इतने सारे कपड़े कोई नहीं धो पाएगा। एक दिन में ही आपने भाभी को इतने सारे कपड़े धोने के लिए दे दिए हैं। इतने में माही की ननद राधा कपड़े धोने लग जाती है और माही वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है कि उतने में माही की ननद राधा अपनी भाभी को रोता देखकर उसके पास जाती है और उनसे कहती है, क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हो? आपकी तबीयत ठीक तो है ना? कुछ नहीं, बस अपनी माँ को और अपनी भाभी को याद कर रही थी। आज मुझे बस उनके बारे में सोचकर रोना आ गया। क्यों, ऐसा क्या हो गया? सब ठीक तो है वहाँ पर? आप रो क्यों रही हो? आप बताओ तो पहले क्या हुआ? क्या आप माँ के ऐसे व्यवहार की वजह से रो रही हो भाभी? आप उनकी बातों को दिल से मत लगाओ, मैं हूँ ना आपके पास। आपको कुछ भी बोलना हो आप मुझे बोल देना। राधा की ये बात सुनकर माही को अब अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है कि वो भी एक ननद है और वो अपनी भाभी के लिए कैसी सोच रखती है और वो फिर राधा से कहती है, आज मुझे तुम्हारी बात सुनकर ये एहसास हुआ कि मुझे भी अपनी भाभी को ऐसे ही समझना चाहिए था और मैंने हमेशा उनको भला बुरा कहा। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरी भाभी मुझसे मेरे माँ बाप का प्यार छीन रही है, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि हर एक औरत को एक अच्छी सास और एक ननद मिलनी चाहिए जो उसे समझ पाए। ऐसे ही अब उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो अपनी गलतियों के साथ सीखकर अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने लगती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।